नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 20 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें हमारा पहला आर्टिकल है एक बड़ा खतरा, खराब प्रवर्तन की पराकाष्ठा। इसमें बात की जा रही है आउटडोर होर्डिंग्स की, जो हम लोग सड़क के किनारे देखते हैं, बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स होती हैं। लेकिन अभी समस्याएं ये आ रही है, 13 मई को महाराष्ट्र में एक होर्डिंग के अचानक गिर जाने के कारण 16 व्यक्तियों की मौत हो गई और लगभग 70 से अधिक व्यक्ति अभी भी घायल हैं। इसी तरह के और भी अनेक एग्जाम्पल्स हैं। पुणे का अगर एग्जाम्पल लें, वहां पे भी एक अनाधिकृत होर्डिंग गिर गया था, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद जून 2023 में कोयम्बटूर में एक होर्डिंग के गिरने से 3 मजदूर की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आउटडोर होर्डिंग का। अव्यावहारिक तरीके से लगाया जाता है, कोई भी सरकारी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो जाती है, बहुत से निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ये होर्डिंग्स होते हैं वो ज्यादातर रोड के किनारे होते हैं। वहां पे मैक्सिमम लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या डेली वेजेस कमाने वाले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। इस न्यूज में कहा जाता है कि जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उससे लगभग 9 गुना अधिक आकार का इस तरह का होर्डिंग्स बनाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण जब बहुत तेज हवा चलती है, हवा की गति ज्यादा होती है और ये असंतुलित होकर इस तरह के आउटडोर होर्डिंग्स गिर जाते हैं और इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो जाती है, बहुत से निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई के संबंध में बहुत कम प्रस्ताव लिए गए हैं, बहुत कम एक्शन लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। इसको हमें लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, सुरक्षा मानदंडों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और जो प्रशासनिक सुस्ती है उसको मजबूत किया जाए। जो हमारा कार्यान्वयन है सरकारी मानदंडों का, उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए। तभी जाकर जो है इस तरह के जो घाटकोपर में घटना हुई है, जो होर्डिंग के गिरने से लगभग 16 व्यक्तियों की मौत हो गई है, आने वाले भविष्य में इस तरह के समस्या उत्पन्न न हो पाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं लगातार जो है क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, उसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहे हैं हमारे पूरे अर्थ पे। ठीक है, वैश्विक स्तर पे देखें तो किसी न किसी देश में कभी अचानक बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड आ रहे हैं, सुखाड़ हो रहे हैं, इस तरह की अप्रिय घटनाएं लगातार देखी जा रही है। तो इसलिए जो है, और अगर समस्याएं उत्पन्न होती है क्लाइमेट चेंज के कारण और तूफान आते हैं, तो आने वाले भविष्य में भी होर्डिंग गिर सकते हैं। इसलिए जो है सरकार को इससे संबंधित कड़े कानून बनाकर और कड़ाई से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग होर्डिंग्स के बारे में क्या क्या सरकार के कानून है, क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं और घाटकोपर में जो हादसा हुआ है, ठीक है, उसके प्रमुख कारण क्या थे, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली को नवीनीकृत करें। इसमें मेनली जो है हम लोग जीएसपी की बात करेंगे, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो ये क्या होता है, तो मेनली जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है, जिसका उपयोग जो है वो विकसित देशों द्वारा कम विकसित या फिर अन्य विकासशील देशों के उत्पादों के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कम टैरिफ या सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि विकासशील देश या फिर कम विकसित देश जो हैं वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने देश में आर्थिक विकास को सक्षम बना सके। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे जीएसपी क्या होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जीएसपी जो है वो 2020 में समाप्त हो गया है। ठीक है, इसी को अभी जो है फिर से रिन्यू करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ लेंगे कि क्या क्या नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे भारत और यूएसए का जो ट्रेड रिलेशन है वो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और ये जो जीएसपी है, ये सुविधाएं जो उपलब्ध कराती है डेवलप कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को विदाउट वायलेटिंग एमएफएन ऑब्लिगेशंस अंडर डब्ल्यूटीओ, मतलब कि बिना मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऑब्लिगेशन को वायलेट किए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, तो जीएसपी में लगभग जो है 1937 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से देख लेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद जीएसपी से किसे लाभ हो रहा है सबसे ज्यादा, जीएसपी के तहत संरक्षित वस्तुओं की श्रेणियां क्या क्या है। ठीक है, जीएसपी वापसी का
जैसे 2020 में समाप्त हो गया, तो उसके कारण प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ रहे हैं भारत को। और अब जो जीएसपी का नवीनीकरण किया जा रहा है, नए नए प्रावधान उसमें शामिल किए जा रहे हैं, तो उससे क्या भविष्य में फायदे हो सकते हैं, हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है, जो कि यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे स्पेसी से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, चाबहार पोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूपीआई वर्सेज सीपीआई से संबंधित एक क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि इससे हर एक साल लगातार यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिए गए हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और इसलिए जो है पूरा का पूरा ये वीडियो देखिए। अब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम की जांच क्यों की जा रही है। तो इसमें मुख्य मुद्दा है चाइल्ड एब्यूज से संबंधित, बच्चों के सुरक्षा करने में अभी भी विफल रही है इस तरह के प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, ठीक है। एक उल्लंघन जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के जो वार्षिक विश्वव्यापी राजस्व है उसका लगभग 6% जुर्माना लगाया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। कंपनी का जो एनुअल वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू जनरेट होता है सालाना, उसमें लगभग 6% फाइन लगाया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, अगर पाया गया कि चाइल्ड एब्यूज से संबंधित सिक्योरिटी को सही तरीके से फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म में नहीं लगाया गया है। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि 27 देशों के एक समूह ने क्लियर कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो सर्च इंजन है वहां पे बच्चों से संबंधित बहुत से ऑप्शंस जो है सही तरीके से पालन नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि बच्चे लगातार जो है एक्सप्लॉइट द वीकनेस एंड इन एक्सपीरियंस, मतलब कि कमजोरियों और अनुभवहीनता का फायदा उठाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों से। उसके बाद बच्चों को लगातार जो इसे देखने से एडिक्टिव बिहेवियर देखा जा रहा है, उसके लत लग जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रैबिट होल्स क्या होता है, मतलब कि रैबिट होल्स उसी को कहा जाता है कि बच्चे जो है लगातार प्रॉब्लम में फंसने लगते हैं, डिफिकल्टीज में फंसने लगते हैं, उनका मानसिक स्थिति ज्यादा जटिल हो जाता है। इसी को कहा जाता है कि अपने आने वाले समय में अभी जो वर्तमान में कार्य किए जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा लगातार जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार बना रहता है, एडिक्टिव हो जाता है, उसके कारण उसकी मानसिक स्थितियों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वहां पे प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाते हैं, डिफिकल्टीज आ जाती है, अनेक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रैबिट होल्स, ठीक है। तो क्यों इस तरह के जांच किए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, उसके प्रमुख कारणों को हम लोग जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी वर्तमान समय में मेटा के द्वारा कौन कौन से नए नए नियम अपनाए गए हैं खास के बच्चों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या यह जो है यूरोपियन यूनियन में मेटा के विरुद्ध एकमात्र जांच हुआ है, इससे पहले भी बहुत से जांच हुए हैं, उसको भी इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो जिसमें पहला आर्टिकल है अ टावरिंग हैजार्ड द हाइट ऑफ पुअर इन्फोर्समेंट, एक बड़ा खतरा खराब प्रवर्तन की पराकाष्ठा है। इसमें सिंपली जो बात किया जा रहा है आउटडोर होर्डिंग्स का, लगातार जो है बहुत से ऐसे किस्से जा रहे हैं, जब भी आंधी आती है या फिर हवा की गति तेज हो जाती है तो इस तरह के होर्डिंग्स जो लगे होते हैं, जो सरकारी मानदंडों का सही तरीके से प्रयोग नहीं किए हैं, सरकारी मानदंडों के 9 गुना अधिक आकार अपनाए हुए रहते हैं इस तरह के होर्डिंग्स, ठीक है। जिसके कारण जब हवा तेज चलती है और इनका बेस असंतुलित हो जाता है तो गिर जाता है, और जो मजदूर लोग होते हैं उसके आसपास या फिर गरीब लोग अपना रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए कुछ छोटे व्यापार वहां पे कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इसके चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जिस तरह से अभी हाल ही में जो है मुंबई के घाटकोपर में लगभग 16 व्यक्तियों की मौत हो गई और 70 लोग जो हैं इससे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इसका क्या समस्या रहा, जो खासकर वहां पे जो है बीएमसी के द्वारा क्लियर कहा गया है कि इस तरह की अनुमति नहीं ली गई है। जो आउटडोर होर्डिंग्स लिए गए हैं वो एक अनाधिकृत होर्डिंग्स है, ठीक है। और हादसे के बाद क्लियर कहा गया बीएमसी के द्वारा, बिलबोर्ड बृहन मुंबई नगर निगम, उसी को कहा जाता है बीएमसी, कि शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। ये 13 मई 2024 से घटना है मुंबई के घाटकोपर में, ठीक है। तो यही बात कहा गया है, बिलबोर्ड बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी की अनुमति के बिना जो है यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए गए थे, ठीक है।
तो हादसे के बाद क्लियर कहा गया है कि अवैध होर्डिंग्स लगाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बारिश के कारण जो है पुणे सोलापुर राजमार्ग पर एक होर्डिंग गिर गया जिससे एक जानवर की मौत हो गई। इस तरह के एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे मई 2023 में पुणे में एक अनाधिकृत होर्डिंग गिर गया जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई। जून 2023 में कोयम्बटूर में, ठीक है, वहां पे भी एक विशाल होर्डिंग गिरे जिससे 3 लोग की मौत हो गई, 3 मजदूर की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ और उदाहरण है, मुंबई की ही घटना है, जैसे स्वीकार्य आकार से लगभग 9 गुना अधिक आकार के होर्डिंग को तब तक रहने दिया गया जब तक कि वह ढह नहीं गया। ठीक है, कोई भी आपत्ति दिखाई नहीं गई सरकार के द्वारा, जिसके कारण इस तरह के अप्रिय घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जो सरकार के मानदंड है उससे लगभग 9 गुना ज्यादा आकार के थे इस तरह के होर्डिंग थे, जिसके कारण ये असंतुलित हो गए जब हवा की गति तेज हुई। ठीक है, तो यह बीएमसी की ओर से निगरानी की कमी को भी दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है राइटर के द्वारा, बीएमसी अपनी कमियों को ना छुपाए, इतने समय से अगर खड़ा था इस तरह का होर्डिंग तो इस पे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो भारत के विभिन्न शहरों में आउटडोर विज्ञापन नीतियों की समीक्षा से पता चला है कि इन नीतियों में अवैध होर्डिंग के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई के संबंध में बहुत कम प्रस्ताव आए। ठीक है, इस तरह के जो आउटडोर होर्डिंग्स हैं वो अगर सरकार का मानदंड का पालन नहीं भी कर रहा है फिर भी जो है बीएमसी के द्वारा सही कदम नहीं उठाए गए, सरकार को जागरूक नहीं किया गया, सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इस तरह के अवैध होर्डिंग्स का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम कार्रवाई देखी गई जो मुख्य कारण रहता है इस तरह का समस्या उत्पन्न होने का। तो होर्डिंग पे कौन कौन से सुरक्षा मानदंड लागू होते हैं, जैसे स्थानीय निकाय विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। ठीक है, लाइसेंस भी जारी किया जाता है। तो मुंबई के मामले में मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 यह निर्धारित करता है कि ऐसी संरचनाओं को खड़ा करने के लिए नगर आयुक्त की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है। विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए नीति निर्देश 2018, ठीक है, इस तरह की नीतियां ध्यान रखिएगा। एक तो है मुंबई के लिए जो है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लिए है कि मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 में क्लियर कहा गया है कि इस तरह का होर्डिंग तभी लगाया जा सकता है जब वहां के नगर आयुक्त की लिखित अनुमति हो। उसके बाद विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए नीति निर्देशक 2018 का एक्ट में क्या कहा जाता है कि होर्डिंग लगाने के लिए एक पंजीकृत संरचनात्मक इंजीनियर से संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणीकरण को एक शर्त बनाता है। ठीक है, उसके बाद नीति निर्देशक यह भी कहते हैं कि 1 मई 2014 तक मौजूद होर्डिंग्स को संरचनात्मक स्थिरता आवश्यकताओं को शामिल करते हुए पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि फिर से जो है नीति निर्देशों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तकनीकी दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है, होर्डिंग्स पर पवन भार जो हवा की गति होती है, हवा का वेटेज पड़ता है, तो होर्डिंग्स पर पवन भार के लिए विशेषताएं निर्धारित करता है। यह इन पवन समान संरचनाओं पर लागू बल गुणांक की गणना करने के तरीके पर सूत्र देता है। उसके बाद ये जो घाटकोपर की घटना हुई इसका कारण क्या था मुख्यतः, जैसे विशाल आकार के होर्डिंग्स मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। पहला जो था मानदंडों के अनुरूप नहीं थे, ठीक है, लेकिन अत्यधिक दृश्यमान खतरनाक संरचना होने के बावजूद आधिकारिक एजेंसियों द्वारा इसे नहीं हटाया गया। उसके बाद सुरक्षा मानदंडों को स्पष्ट रूप से उदार बनाया गया है। ठीक है, यह शहर की पूर्ण वित्तीय क्षमता का दोहन करने के लिए विज्ञापन प्रदर्शन नीति निर्देशक 2018 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, उदार बनाया गया था सुरक्षा मानदंडों को, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं उत्पन्न हो गई। इसके अलावा MMC मुंबई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1888 में रेलवे भूमि पर होर्डिंग्स को कुछ नियामक छूट प्रदान किए गए। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक सुस्तियां देखी गई है। राजकीय रेलवे पुलिस ने होर्डिंग्स पर सुरक्षा कानून लागू नहीं करने के लिए नियम के साथ चल रहे विवाद का हवाला किया। ठीक है, उसके बाद परमिट का कोई भी डेटाबेस उपलब्ध नहीं कि कहाँ भी ये जो आउटडोर होर्डिंग्स हैं इसके कितने परमिट मिले हैं, इसका कोई भी डेटाबेस नहीं। कौन कौन से अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाए गए हैं शहर में, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। तो उदाहरण के लिए होर्डिंग्स अनुभाग में BMC वेबसाइट पर परमिट का कोई भी डेटा नहीं पाया जा सका। उसके बाद चरम मौसम की घटनाएं, लगातार जो है क्लाइमेट चेंज के कारण घटनाएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, घाटकोपर आपदा दर्शाती है कि चरम मौसम जैसे तेज हवाएं या फिर किसी शहर में चक्रवात या फिर सबसे कमजोर बुनियादी ढांचे को जल्दी ही उजागर कर देता है, जिसके घातक परिणाम देखे जाते हैं। अभी हाल में जिसके कारण 16 व्यक्तियों की मौत हो गई। ठीक है, और 70 लोग अभी भी घायल हैं। तो चरम घटनाओं के कारण जो है जो भी कमजोर बुनियादी ढांचों पे बना होता है कोई भी स्ट्रक्चर वो गिर ही जाता है। इसलिए जो है
सरकारी मानदंडों को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि घाटकोपर जैसी घटनाओं से बचने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आधिकारिक कार्यों से नागरिकों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार को उचित परिश्रम दिखाना होगा। जैसे प्रशासनिक मशीनरी का क्षमता निर्माण और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने का समय आ गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार को कम करने की जरूरत है। उसके बाद जो भारी भरकम लोग बोर्ड लगाते हैं उसके स्थान पर डिजिटल बोर्ड के आगमन ने डिस्प्ले को स्थानांतरित करने की संभावना ला दी है। ठीक है, जो पहले के पारंपरिक होर्डिंग्स है उसके स्थान पे अब डिजिटल बोर्ड आ गया है, जिसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षित रखा जाता है, उसके बेस मजबूत बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विभिन्न विज्ञापन दाताओं के लिए संदेश दिखाने के लिए एक ही स्क्रीन का उपयोग करने के रास्ते भी खुल गए हैं। ठीक है, लगातार बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं। और होर्डिंग कंपनियों के लिए किराए में भारी वृद्धि हुई है। तो भीड़ भाड़ वाले शहरों में आपदा से निपटने के लिए नगर पालिकाओं की आपदा प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, मेनली जो है ज्यादा क्राउडेड एरिया है तो वहां पे प्रयास करना चाहिए कि डायरेक्ट रोड पे ना हो, थोड़ा इतना बड़ा बड़ा ये होर्डिंग्स होता है कि अगर 10 मीटर अंदर भी होगा तो भी वहां से आसानी से दिख सकता है। उसके बाद अगर मुंबई की घटना की बात करें तो ये फिगर देख सकते हैं, मुंबई की घटना का ही फिगर है जहां पे ये पेट्रोल पंप के सामने था। 2 होर्डिंग से एक होर्डिंग जो है पूरा का पूरा गिर गया है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि एक पेट्रोल पंप की उपस्थिति ने कर्मियों को गैस कटर का उपयोग करने से रोक दिया, जिसके कारण ये घटना हादसा हुआ है। ठीक है, जो घाटकोपर का हादसा हुआ है वहां पे जो आपदा प्रबंधन के लिए लोग हैं वो गए थे, लेकिन उन्हें गैस कटर का उपयोग करने नहीं दिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा, क्योंकि वहां पे पेट्रोल पंप था। ठीक है, जिससे आपदा प्रबंधन विशेषज्ञता की दस्ता कम हो गई। चूंकि जलवायु परिवर्तन एक चुनौती बनता जा रहा है, इसलिए शहर की सरकारों को मानव गतिविधियों के करीब लगाए गए विशाल आउटडोर खुले आकाश वाले होर्डिंग्स पर पारंपरिक विचारों की समीक्षा करने की आवश्यकता। वही बात मैं कह रहा था, जो क्राउडेड एरिया है वहां पे थोड़ा दूर भी लगाया जा सकता है इस तरह के बड़े आकार के होर्डिंग, जिससे कि अगर गिरे भी तो नुकसान ना हो, या फिर कोई ऐसा मानदंड बना दिया जाए कि उसके आसपास 20 मीटर या 30 मीटर खाली स्थान होना चाहिए तभी होर्डिंग्स लगेगा। ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के नुकसान ना हो, क्षति ना हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने आउटडोर होर्डिंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा इसके कारण और इसके समाधान जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो है रिन्यू द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता क्या है। ये मेनली जो है एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जो कि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा लाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, डेवलप्ड कंट्री के द्वारा लाया गया है, डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, इनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे टैरिफ को कम कर दिया जाता है जिससे वो अपने सामान को इन देशों में बेच सके। ठीक है, टैरिफ को कम कर दिया जाता है जिससे कि इस तरह के डेवलपिंग कंट्री या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कही गई है। जैसे कि व्हाट इज जीएसपी, तो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच कंट्रीज गिव टैरिफ कंसेशंस। ठीक है, शुल्क में कमी कर देते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट, यहाँ पे ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, विदाउट वायलेटिंग एमएफएन ऑब्लिगेशंस अंडर डब्ल्यूटीओ, बिना डब्ल्यूटीओ के, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एमएफएन ऑब्लिगेशंस हैं उसको बिना वायलेट किए इस तरह के प्रेफरेंस दिए जाते हैं डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो लाभार्थी देशों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए जीएसपी से क्या लाभ होंगे, तो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उसको ऐतिहासिक रूप से जीएसपी से लाभ हुआ है, जिसने अमेरिका में कुछ उत्पादों के शुल्क मुक्त प्रवेश, ठीक है, इसकी अनुमति दी। मतलब कि शुल्क मुक्त प्रवेश जो होता है वो ड्यूटी फ्री एंट्री होता है। ठीक है, तो कार्यक्रम में भारत के लगभग 1937 उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो $5.6 बिलियन थी। तो लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में जैसे कपड़ा हो गया, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, रत्न, आभूषण और रासायनिक उत्पाद शामिल हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करके लाभ उठाए हैं जीएसपी के द्वारा। ठीक है, तो जीएसपी के तहत लाभार्थी कौन है, तो लगभग 120 विकासशील देश जो है वो जीएसपी के लाभार्थी हैं। जीएसपी के तहत प्राप्त निर्यात मात्रा के संदर्भ में भारत और ब्राजील प्रमुख लाभार्थी हैं। ठीक है, भारत और ब्राजील को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है जीएसपी के द्वारा।
चीन और कुछ विकासशील देशों से आयात के लिए जीएसपी प्रोत्साहित किया गया। मेनली जो है चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए जो है इस तरह के जीएसपी को प्रोत्साहित किया जा रहा है डेवलप कंट्री के द्वारा, और लाभार्थियों और योजना द्वारा संरक्षित वस्तुओं को समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। ठीक है, तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के द्वारा कहा गया कि इन देशों को अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने और विविधता लाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ जीएसपी जो है वो लाभार्थी देशों में सतत विकास की सुविधा भी प्रदान करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे मुख्य बातें क्या क्या कही गई है जीएसपी में, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में। ठीक है, तो ये जो है जीएसपी इज अमेरिकाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम। ठीक है, इट अलाउज ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी कंट्रीज। ठीक है, जो भी विकासशील देशों से आयातित होते हैं इस तरह के डेवलप कंट्री के द्वारा, इससे विकासशील देशों को थोड़ा लाभ होता है। ठीक है, तो इंडिया हैज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसपी रेजिम। जीएसपी रेजिम के द्वारा जो है भारत को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, भारत और ब्राजील को। ठीक है, इंडिया अकाउंटेड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ द गुड्स दैट गॉट ड्यूटी फ्री एक्सेस इनटू द यूएस इन 2017। भारत जो टोटल सामान बेचा उसका लगभग 1/4 हिस्सा जो है ड्यूटी फ्री हुआ। ठीक है, यूएस में। तो जीएसपी के तहत संरक्षित वस्तुओं की श्रेणियां क्या क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा जो की आइटम्स जो हैं एक्सपोर्ट किए गए हैं जीएसपी के थ्रू, जैसे कि डेयरी आइटम्स हो गए हैं, नट्स हो गए हैं, ठीक है, पीज हो गए, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, बिल्डिंग स्टोन्स, केमिकल्स, लेदर, उसके प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड कारपेट्स, गोल्ड एंड आइटम्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे मुख्यतः जो है प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किए गए हैं भारत से जीएसपी के थ्रू। ठीक है, जीएसपी द्वारा संरक्षित उत्पाद मुख्य रूप से कृषि उत्पाद है, जिसमें पशुपालन, मांस और मछली और शिल्प उत्पाद शामिल है। हालांकि यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, सामान्य तौर पर ये उत्पाद विकासशील देशों के लिए विशेष उत्पाद है। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखेगा जो की आइटम्स एक्सपोर्टेड इन 2017 में हुआ था। ठीक है, तो जैसे डेयरी आइटम्स, नट्स, पीज, ठीक है, सैंडस्टोन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ही। ठीक है, यही सारी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा भेजा गया है, एक्सपोर्ट किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज में। उसके जीएसपी अगर 2020 में जो समाप्त हो गया है जीएसपी के रेजिम, उसको फिर से रिन्यू करने की बात की जा रही है, तो उससे क्या नुकसान हो रहे हैं भारत को, तो भारत उन 94 वस्तुओं में से लगभग 50 का निर्यात करता है, जिसके लिए जीएसपी लाभ बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, 94 में से मात्र 50 का ही निर्यात करता है, जो लाभ बंद कर दिए गए हैं। तो जीएसपी हटाने से भारत पर उचित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश को 2017-18 में $48 बिलियन के कुल निर्यात में से जीएसपी मार्ग के तहत लगभग $5.6 बिलियन के निर्यात पर तरजीह टैरिफ का फायदा मिला था। ठीक है, प्रेफरेंशियल टैरिफ का फायदा मिला था। ठीक है, तो भारत जीएसपी के तहत अमेरिका को लगभग 1937 उत्पाद का निर्यात करता था। तो जीएसपी हटाने से संकेत मिलता है कि अमेरिका की व्यापार स्थिति कठिन है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए इन्हें इस योजना से काफी फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जीएसपी का जो अभी रिन्यू किया जा रहा है उसकी मुख्य बातों को देख लेते हैं। तो जीएसपी जो है वो विकासशील देशों के लिए स्थिर बाजार पहुंच स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो अन्यथा वैश्विक व्यापार प्रवाह में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब देश हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह छोटे व्यवसायों या फिर महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान होता है। ठीक है, और इस प्रकार उन्हें सीमित घरेलू बाजारों से परे सशक्त बनने में मदद मिलता है। हाल के विश्लेषण से पता चला है कि जीएसपी जो है वो चीनी आयात के विकल्प की पेशकश करने और विश्वसनीय विकासशील देशों में बाजार में आपूर्तिकर्ताओं को लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चीनी आयात का विकल्प भी तैयार करता है जीएसपी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये यूएसए का कार्य है कि मेनली चाइना को काउंटर करना है। जो चाइना सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है उसको काउंटर करके जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि चाइना पर निर्भरता कम हो सके। ठीक है, जीएसपी मानदंड जो है वो श्रम और पर्यावरणीय स्थिरता और बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, संरक्षण में सुधार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जीएसपी आयात अमेरिकी कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैरिफ बिल को कम करने में भी मदद करता है, जिसमें से कई छोटे और मध्यम आकार के उद्यम हैं। ठीक है, तो इस तरह के लाभ उत्पन्न होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को जीएसपी से। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि तत्काल आधार पर जीएसपी नवीकरण के लिए, जिसमें चीन से आउटसोर्सिंग और फ्लोरिडा के उपभोक्ताओं और निर्माताओं के लिए
टैरिफ बिल को कम करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, मेनली जो है चीन को काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद फ्लोरिडा के जो उपभोक्ता हैं उनको ज्यादा महत्व देने की बात की गई। उसके बाद अंतिम नवीकरण कानून में शामिल किया गया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत श्रम अधिकारों की सुरक्षा और बाल श्रम पर प्रतिबंध, पर्यावरणीय कानून को लागू करना और अच्छे नियामक अभ्यास और अन्य प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, ये कुछ अपडेट किए जा रहे हैं जीएसपी में। तो निष्कर्ष में कहा जाता है कि जैसे जैसे अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी बढ़ती जा रही है और दोनों देश भारत प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी भूमिका निभाते हैं, उन्हें अपने व्यापार संबंध में बहुत अधिक लक्ष्य रखना चाहिए। तो जीएसपी इसे व्यापक रूप से हासिल करने का पूर्ण उत्तर नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रेड जो है जीएसपी के थ्रू नहीं होगा, लेकिन यह इस रास्ते पर चलने की उनकी पारस्परिक इच्छा को एक मजबूत आकार देगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने जीएसपी के बारे में पढ़ा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है जांच शुरू कर दी गई है। मेनली जो है ये चाइल्ड से संबंधित मुद्दा है। ठीक है, तो यूरोपियन संघ ने इस संदेह पर मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा करने में विफल हो रहे हैं। एक उल्लंघन जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के वार्षिक विश्वव्यापी राजस्व, कंपनीज एनुअल वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू का लगभग 6% तक जुर्माना देना पड़ सकता है, अगर ऐसा जांच में पाया गया कि ये लोग जो है सही नॉर्म्स नहीं अपना रहे हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए। जो कंटेंट बच्चों के लिए खराब है, अगर उसको फिल्टर करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं तो लगभग 6% तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, उसके बाद मुख्य चिंताएं क्या क्या है फेसबुक और इंस्टाग्राम से। तो 27 देशों के एक समूह के द्वारा कहा गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो सर्च इंजन जो है वो बच्चों की कमजोरियों और अनुभवहीनता का फायदा उठाते हैं। ठीक है, बच्चे हर एक चीज को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उसका ये प्लेटफॉर्म जो है उनका सर्च इंजन फायदा उठाता है और इन बच्चों को एडिक्टिव बिहेवियर का भी सामना करना पड़ सकता है। लगातार ऐसे कंटेंट दिखाने लगते हैं बच्चों को, ठीक है, कि वो उसको और ज्यादा देखने लगते हैं और एडिक्टिव हो जाते हैं। इसी के लिए जो है ब्लॉक की कार्यकारी शाखा ने आगे कहा है कि यह सिस्टम तथाकथित रैबिट होल्स है, मतलब कि इस तरह के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर में इनकी मानसिक स्थिति पे प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, समस्या में डाल सकता है, कॉम्प्लेक्स कर सकता है, स्थिति को प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। इसी को कहा जाता है रैबिट होल्स। तो रैबिट होल्स प्रभाव को सुदृढ़ कर सकते हैं जो उपयोगकर्ताओं को तेजी से परेशान करने वाली सामग्री देखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जांच के हिस्से के रूप में आयोग के द्वारा ये जो 27 देशों का आयोग बनाया गया है उसके द्वारा लगभग 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंचने से रोकने के लिए मेटा द्वारा आयु सत्यापन टूल्स के उपयोग पर गौर करेगा और यह भी पता लगाएगा कि क्या कंपनी ब्लॉक के डिजिटल सेवा अधिनियम का अनुपालन कर रही है और नाबालिगों के लिए उच्च स्तर की गोपनीयता सुरक्षा लागू कर रहा है या नहीं, सभी चीजों का जांच किया जाएगा। ठीक है, तो जांच किस कारण से अभी वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन के द्वारा की जा रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है डीएसए कि ब्लॉक का डीएसए फरवरी में लागू किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा और यह बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संबंधित उसके प्रावधान निर्धारित करते हैं, जिसमें यूरोपियन संघ में लगभग क्लियर कहा गया है कि जिस प्लेटफॉर्म पे लगभग 45 मिलियन से अधिक उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है कि जिस भी प्लेटफॉर्म को 45 मिलियन से ज्यादा यूजर्स उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटल सर्विस एक्ट के जो प्रावधान बनाए गए हैं वहां पे लागू हो जाते हैं। तो वे अपने अनुशंसित सिस्टम में एक विकल्प प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक विकल्प प्रदान करने की बात ये जो उपयोगकर्ता प्रोफाइलिंग पर आधारित नहीं है और कानून के तहत अनुपालन का आकलन करने के लिए आयोग और राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ अपना डेटा साझा करना होगा। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म ये जो 45 मिलियन का जो पॉलिसी बनाया गया है अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पे एक निश्चित फाइन लगाया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म को नाबालिगों को ऐसी सामग्री से बचाने के लिए भी उपयोग करने की आवश्यकता है जो उनके शारीरिक, मानसिक या फिर नैतिक विकास को खराब कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म को बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लक्षित उपाय करने चाहिए, जिसमें आयु सत्यापन और माता पिता, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं
उसका आयु सत्यापन सही तरीके से किया जाए और माता पिता नियंत्रण उपकरण शामिल हो जिसका उद्देश्य नाबालिगों को दुर्व्यवहार के संकेत देने या फिर समर्थन प्राप्त करने में मदद करना है। ठीक है, तो मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। तो इस साल के शुरुआत में मेटा ने घोषणा किया था कि वह एक एआई संचालित, ठीक है, एआई बेस्ड नग्नता संरक्षण, ठीक है, न्यूडिटी सेफ्टी टूल्स का परीक्षण करेगा। इसमें सिंपली कहा जाता है कि कोई भी अगर न्यूडिटी से संबंधित सीन होगा तो इस तरह का ब्लर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ऐप के मैसेजिंग सिस्टम पर नाबालिगों को भेज दी गई नग्नता वाली छवियों को ढूंढेगा और धुंधला कर देगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कंपनी ने कहा है कि वह सामग्री प्रतिबंधों को कड़ा करेंगे, जो कंटेंट से संबंधित कानून है उसको और कड़ा किया जाएगा और माता पिता का पर्यवेक्षण उपकरणों को बढ़ावा देकर 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय करेगा। ठीक है, तो क्या यह यू में मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि इस तरह के जो जांच किए जा रहे हैं, जांच की प्रक्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार यूरोपियन यूनियन में ही हुआ है या फिर पहले भी कहीं और हुआ है मेटा पे। तो यह एकमात्र जांच नहीं है जिसका सामना मेटा के प्लेटफॉर्म यूरोपियन यूनियन में कर रहे हैं। अप्रैल में नियामक ने एक जांच शुरू की जिसमें मेटा पर यूरोपियन संसद चुनाव से पहले भ्रामक विज्ञापन और दुष्प्रचार से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद मेटा के खिलाफ एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर का कदम रूस, चीन और ईरान द्वारा यूरोपियन संघ में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार के संभावित स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे प्लेटफॉर्म से उपजा था। ठीक है, इस तरह के आरोप ऑलरेडी पहले भी लगाए जा चुके हैं। तो नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा की सामान्य प्रथाएं क्या है। तो तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में बच्चों के बड़े होने के साथ साथ माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए उनकी ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो माता पिता को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन जोखिम से अपडेट रहें और अपने बच्चे के डिजिटल अनुभव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करें। इनमें बच्चों की प्रोफाइल स्थापित करना, आयु उपयुक्त ऐप्स और गेम चुनना और बच्चों के अनुकूल साइट्स और जो सर्च इंजन है स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि आयु प्रतिबंधित सामग्री उन उपकरणों और प्लेटफॉर्म पर पहुंच योग्य न हो जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। जहां पे बच्चे चिल्ड्रंस होते हैं वहां पे एज संबंधी डिस्क्लेमर देना चाहिए। ठीक है, अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वहां पे पहुंच ही सुनिश्चित ना हो। तो माता पिता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों की निगरानी करें और उनके साथ ऑनलाइन समय बिताएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हानिकारक गतिविधियों में शामिल न हो या फिर ऑनलाइन शिकारियों का शिकार न बने। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है साहुल के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साहुल जो है एक भूभाग है जो कभी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और तस्मानिया को जोड़ता था। तो ये ध्यान रखिएगा, साहुल स्पेसीज नहीं है, एक भूभाग है। ठीक है, साहुल उस भूभाग को संदर्भित करता है जो अंतिम हिमनदी अधिकतम के दौरान अस्तित्व में आया था। ये ध्यान रखिएगा, साहुल जो है वो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के कारण जो है आया था। ठीक है, इसका जब समुद्र का जल स्तर कम था जो वर्तमान ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और तस्मानिया को एक ही भूभाग में जोड़ता था, तो इस भूमि पुल ने मानव प्रवास और इन क्षेत्रों के बीच वनस्पतियों और जीवों के प्रसार को सुविधाजनक बनाया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा साहुल कहाँ पे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और तस्मानिया, ध्यान रखिएगा। और ये किस तरह से भूभाग बना, तो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट से संबंधित है। जिससे पहला स्टेटमेंट है चाबहार बंदरगाह इराक में है, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है चाबहार बंदरगाह पूरी तरह से भारत द्वारा संचालित है, यह भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है चाबहार बंदरगाह का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यह भी गलत है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सही नहीं होगा। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए भारत द्वारा ईरान के साथ, ठीक है, ईरान में है चाबहार पोर्ट, इसलिए जो है पहला कथन गलत है, यहाँ पे इराक लिखा हुआ था। तो इसके साथ 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका ने संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। ठीक है, वर्तमान समय में जो भारत को रिलैक्सेशन दिया गया था अमेरिका के द्वारा, अब देने की बात नहीं की जा रही है। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। ठीक है, हालांकि भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, लेकिन यह पूरी तरह से भारत द्वारा संचालित नहीं है। चाबहार का रणनीतिक महत्व जो है वो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी भूमिका में नहीं थे, जो पाकिस्तान को बाईपास करने वाला एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। तो चाबहार बंदरगाह मुख्य रूप से एक वाणिज्यिक बंदरगाह है। ठीक है, कॉमर्शियल पोर्ट है। ठीक है,
इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यापार है, सैन्य गतिविधियां नहीं। ठीक है, इसलिए जो है तीसरा कथन गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो है WPI और CPI से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भोजन का भार WPI मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से अधिक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को कैप्चर नहीं करता है। यह सही है, जो CPI में करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब WPI को मुद्रास्फीति के प्रमुख उपयोग के रूप में अपनाया है और प्रमुख नीति दरों में बदलाव पर निर्णय लिया है। तो इसमें कितने कथन जो हैं वो सही है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कथन जो हैं वो सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें पहला और दूसरा, क्योंकि अब जो है मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय में WPI नहीं CPI का उपयोग होता है। ठीक है, इसी को हम लोग विशेष देख लेते हैं। हाल ही में भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति 0.5% से बढ़कर 13 महीने के उच्चतम 1.26% में पहुंच गया, जो मुख्य रूप से भोजन और ईंधन की कीमतों में वृद्धि करता है। ठीक है, इसलिए जो है पहला कथन सही है कि CPI में भोजन का भार जो है वो WPI से अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थोक मूल्य सूचकांक एक आर्थिक संकेतक है, जो WPI है वो एक आर्थिक संकेतक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, अर्थात खुदरा स्तर तक पहुंचने से पहले। इसका उपयोग थोक वस्तुओं की बकेट में मूल्य परिवर्तन को प्रतिबिंबित करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अपस्फीति के रुझान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने 2014 में घोषणा किया था कि मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में CPI को अपनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा। तो WPI और CPI के कुछ प्रमुख डिफरेंस को देख लेते हैं। ठीक है, पहला मीनिंग जो है, WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये मेनली जो है अमाउंट टू द एवरेज। ठीक है, उसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये इंडिकेट्स एवरेज चेंज। ठीक है, उसके बाद फोकस्ड एरिया क्या होता है WPI का, तो प्राइजेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेज। ठीक है, ये जो होलसेल्स के लिए बात की जा रही है। और CPI जो होता है प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद पब्लिश्ड बाय, तो ये ध्यान रखिएगा WPI का रिपोर्ट जो है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा दिया जाता है। वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को दिया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। उसके इसका मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है WPI को, वहीं फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है CPI को। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा WPI जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, वहीं CPI जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो है PYQ है UPSC का। ठीक है, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो है ऑप्शन टी बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी हुई एक नियामक संस्थान है, ये गलत है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तीसरा स्टेटमेंट है टी बोर्ड का मुख्य कार्यालय बैंगलोर में स्थित है, यह भी गलत है, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेटमेंट है बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय, ये सही है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कथन जो है वो सही है, पहला और चौथा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में, ये ध्यान रखिएगा, लगातार जो है आजकल UPSC का 2-3 सालों से ट्रेंड बन गया है कि कमेटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे नरेश चंद्र समिति और सेकतकर समिति का अक्सर उल्लेख किया जाता है, जिसका संबंध किस चीज से है, तो ये है भारत में रक्षा और सुरक्षा सुधार करने के लिए। ठीक है, इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कारगिल समीक्षा समिति और मंत्रियों का समूह 1999 की कारगिल लड़ाई के बाद एकीकृत युद्ध लड़ने के दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था कारगिल समीक्षा समिति के द्वारा। वहीं नरेश चंद्र समिति जो है वो उच्च रक्षा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की वकालत की है। वहीं सेकतकर समिति लेफ्टिनेंट जनरल DV सेकतकर के नेतृत्व में एकीकृत योजना पर जोर देते हुए CDS पद और थिएटर कमांड के निर्माण की सिफारिश की गई है। CDS नियुक्ति और सैन्य मामलों का विभाग सेकतकर समिति की सिफारिशों के बाद सशस्त्र बलों के बीच संयुक्ता हासिल करने की दिशा में कदम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुछ समितियां। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।